न्यूक्लियस। ये मेरा सिस्टम एक बहुत ख़राब हो चुका है। 1 घंटा से ज़्यादा मैं कंटिन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। इस तरीक़ा का मेरा में सिस्टम है। हम मर्ज करके देखूँगा, यदि जो मर्ज होता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर से देखिए अब न्यूक्लियस को मेरा फिर से स्टार्ट करना पड़ जा रहा है। क्या कहूँ मैं सोच रहा था कि पूरा एक साथ मर्ज करके डाल दूँगा ताकि देखने वाला को आसान रहे। न्यूक्लियस के बारे में क्या बताना। न्यूक्लियस के बारे में तो मैं शुरू से बता ही रहा हूँ। न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेंटर में पाया जाता है। पूरा कंट्रोल इसी के पास रहता है, न्यूक्लियस के पास ही रहता है। ये सेल्स है तो सेल्स का, अब न्यूक्लियस की बात करता हूँ, अब बाहर के बारे में नहीं बात करता हूँ। तो ये न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक। इसको अंदर न्यूक्लियोलस होती है। इसको अंदर ना इस तरीक़ा से समझिए कि क्रोमोसोम, इस तरीक़ा से क्रोमोसोम रहती है। क्रोमोसोम के अंदर समझिए कि आरआरएनए होती है, ठीक। क्या होती है? आरआरएनए होती है। आरआरएनए होती है। इसको कम्बिनेशन से ढेर सारे आरआरएनए हो के एक डीएनए बना लेती है। और उससे भी वो नीचे क्या होती है? जीन होती है। क्या होती है? जीन होती है। इस तरीक़ा से समझिएगा। ये है न्यूक्लियोलस, ये है। इसको अंदर और बाकी जो ये है इस तरीक़ा से ऐसे मान लीजिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। इसको बाहर समझ रहे हैं, यही है। और इसको अंदर जो स्पेस के अंदर फ्लूइड भरी हुई रहती है, ये इसको अंदर समझिए कि फ्लूइड भरी हुई है, ठीक ना। उसको कौन सा फ्लूइड कहा जाता है? तो पेरी न्यूक्लियर, ये स्पेस के क्या कहा जाता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। इसको अंदर जैसे बाहर, इसको बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म है। लेकिन इसको अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। यही है। ये प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं तो इसको बाहर का मेम्ब्रेन नहीं होता है। यूकैरियोटिक्स में होते हैं तो होता है। इसको सबसे पहले खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे और 1831 ईस्वी को किए थे, ठीक। ये क्रोमैटिन फाइबर इसी को कहा जाता है, ठीक ना। क्रोमैटिन फाइबर इसी को कहते हैं। और कोई भी सेल डिवीज़न होती है तो सेल डिवीज़न होने से पहले न्यूक्लियस डिवीज़न करती है, उसको बाद ही वो सेल को डिवाइड करती है। पहले तो न्यूक्लियस को डिवीज़न होने का प्रोसेस को क्या कहा जाता है? काइरोकाइनेसिस कहा जाता है। और सेल को डिवीज़न होने का प्रोसेस को क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको आगे, अब थोड़ा सा बेसिक था जो दे दिया हूँ। अब आगे मैं एनसीईआरटी को रीड करता हूँ। Nucleus as a cell organelle was first discovered by Robert Brown as early. सबसे पहले कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन किए थे। कब किए थे? 1831 में किए थे। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। इन्होंने क्या बता रहे हैं कि हमने तो खोज तो कर दिया था, लेकिन जो वो बेसिक मीडियम का होते हैं, जैसे लाइसोसोम्स में एंजाइम्स है जो एसिटिक मीडियम का था, लेकिन ये डीएनए और जो न्यूक्लियस का जो है न्यूक्लियस है वो कैसा है? तो बेसिक मीडियम का है। ये याद रखिएगा, ये एक चीज़ याद रखिएगा, कैसा? बेसिक मीडियम का। और वो चीज़ कौन बताए थे? तो फ्लेमिंग बताए थे। कौन बताए थे? फ्लेमिंग बताए थे। अब बात मैं आगे करता हूँ कि द इंटरफेज ऑफ न्यूक्लियस सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेटेड द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स और क्रोमैटिन। कह क्या रहा है कि इस तरीके से जूम करके मैं बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। इंटरफेज ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस डिवाइड होते रहती है या उसको अंदर का बहुत सारे फेज चलते रहती है, देखिए वही कह रहा है। न्यूक्लियस ऑफ सेल, जब सेल का न्यूक्लियस होती है उसमें वो डिवाइड भी करती है, तो डिवाइड करती है ना, तो उसके पास होती है जो कि हाईली एक्सटेंडेड, बहुत ज़्यादा और इलोबरेट द न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स होती है। वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर प्रोटीन और फाइबर्स होती है, उसको क्रोमैटिन कहते हैं। जो कि क्रोमैटिन का जो इस तरह का जो मैं दिखा रहा था क्रोमोसोम्स, वो क्रोमैटिन का ग्रुप से ही बनती है क्रोमोसोम, ठीक ना। वही चीज़ को यहाँ पे वो बताने का प्रयास कर रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? क्रोमैटिन कहाँ से आया, क्रोमोसोम्स कहाँ से आएगा, जो देख लिया पहले ही। एंड वन और मोर स्पेरिकल वर्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। और उसको अंदर, अच्छा ये कह रहा है
कि वो न्यूक्लियाई होता है। जैसे चित्र मैं बनाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, इस तरीका से है। तो इसको अंदर न समझे ना कि इस तरीका का ढेर सारे ढेर सारे ढेर सारे ढेर सारे एकदम ढेर सारे इस तरीका का है, ठीक ना। उसको एक प्रोटीन बना देती है, वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियाई कहला देती है। क्या कहला जाती है, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की मीनिंग इस तरीका, ठीक ठीक ना, यही बात है। इरेजर का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया, इरेजर का ऑप्शन देता ना, अंडो रीडो का ऑप्शन दिया, हमें ज़्यादा दिक्कत हो जाए। न्यूक्लियाई हो गया, ठीक। इसको सिंगुलर वर्ड्स क्या है, तो न्यूक्लियोलस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर में इन्वेलप द न्यूक्लियर इन्वेलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विथ a space called 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो दो मेम्ब्रेन थे, एक इनर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, एक आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, दोनों का बीच का जो स्पेस है वो कितना होता है, तो 10 से 50 नैनोमीटर, याद रखिएगा 10 से 50 नैनोमीटर। जितना जो है ये स्पेस वाला, वो मैं चाहूँगा कि एक जमा आपको लिख के मैं दे दूँ, लिख के मैं आपको दे दूँ एक जमा, कि ताकि स्पेस ये जो लंबाई चौड़ाई है ना, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको मेरे अनुसार से लग रहा है कि बार बार कितना याद रखेगा, वैसे तो रीडिंग देके हर कोई याद कर लेगा ना, इस तरीक़ा से। और फॉर्म्स द ये बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। और वो प्रेजेंट रहती है न्यूक्लियस, और उसको अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और वो न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और उसको बाहर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। द आउटर मेम्ब्रेन्स यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस। आउटर मेम्ब्रेन्स होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। आउटर मेम्ब्रेन्स कंटिन्यूअस होती है विथ इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण। वीएस द राइबोसोम्स at the number of flesh of the nuclear envelope interrupted by the minute pores। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जैसे हम लोग न्यूक्लियस बना रहे थे, तो कह रहा है ना कि ये जो आप बना रहे थे वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जो बीच वाला, ऐसे हम लोग ऐसे न्यूक्लियस को बनाते ही नहीं हैं, हम लोग न्यूक्लियस की इस तरीक़े से बनाते हैं, इस तरीक़े से न्यूक्लियस को बनाते हैं, ठीक ना। तो वही बात कह रहा है कि जो ये बाहर का मेम्ब्रेन होता है, जो कंटिन्यूअस होती है, ऐसे में हम लोग बनाते थे, ठीक ना। तो इस तरीका है। तो कह क्या रहा है कि जो ये बाहर का मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन जो सॉरी हाँ, तो एक कह क्या रहा है कि ये बाहर का मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस है, ये यार झूठना, कंटिन्यूअस है, ठीक, लेकिन अंदर का मेम्ब्रेन है जो कि डिसकंटिन्यूअस रहती है, इस तरीक़े से जुटा हुआ, ये जुटा हुआ इस तरीक़े से मानिए, समझे ना, ये बोलना चाह रहा है। और ये दोनों का बीच का जो कितना होता है, तो 10 से 50 नैनोमीटर पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक। ये बाकी फिर साइटोप्लाज्म में फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब प्रेजेंट। आगे, विच फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, फ्यूजन करती है दो मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू द विच मूवमेंट ऑफ RNA proteins molecules takes place in both directions of the nucleus and cytoplasm। बहुत अच्छा। Normally there is only one nucleus per variations, there is only one nucleus per cells। एक सेल्स में न्यूक्लियस एक ही होता है, ये नहीं कि उस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया की तरह के वही फिक्स नहीं है, हर एक सेल्स में न्यूक्लियस कितने होते हैं, एक ही होते हैं सेल्स। Variation in the number of nuclei are also frequent observed। Can you recollect the names of the organisms that have more than one nucleus per cells? Some mature cells even lack nucleus, लेकिन कुछ mature cells में nucleus absent भी होती है, क्या होती है, absent भी होती है। Erythrocytes of the many mammals and sheep tube cells vascular plants, वो क्या होती है, vascular plants। Would you consider these cells are living?
वुड यू कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं लिविंग होती है। द न्यूक्लियस मैट्रिक्स और न्यूक्लियर मैट्रिक्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको अंदर जितने हैं वो सब क्या है, इस सब का सब क्या है, इस सब का सब क्या है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक ना। क्या है सब के सब, न्यूक्लियोप्लाज्म है, यही बात बताने का प्रयास कर रहा है। क्या है सब के सब, न्यूक्लियोप्लाज्म है। कंटेन न्यूक्लियोलस, इसको अंदर मैंने न्यूक्लियोलस भी ड्रा करके दिखाया था, ये समझिए कि न्यूक्लियोलस है, ये समझिए कि न्यूक्लियोलस है। क्रोमोसोम, क्रोमैटिन सब मैंने ड्रा करके आपको दिखा दिया है। हाँ चलिए, द न्यूक्लियाई आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा। एंड कंटिन्यूअस विथ द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाकी जितना सब क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड, ये न्यूक्लियोलस है जो कि मेम्ब्रेन लेस होती है, इसको पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके पास क्या होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन इसके पास नहीं होता है। इट इज़ द साइट फॉर द एक्टिविटी ऑफ द राइबोसोमल RNA synthesizing larger and more numerous nuclei are present in the cells actively carrying the proteins synthesized। कोई दिक्कत, यहाँ पे एक्टिवली प्रोटीन को सिंथेसाइजिंग किया जाता है, इसको पास अपना mRNA होती है, RNA होती है, सब इसको पास होती है, जिस कारण ये अपना प्रोटीन करती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक ना। आगे मूव करता हूँ मैं, अब बहुत करीब आ गए हम लोग, थर्ड लास्ट पेज आ गया है, ये 1 के बाद 102 है, और 1 भाई सॉरी, हम लोग लास्ट पेज पे आ गए, सेकंड लास्ट पे आ गए हैं, सेकंड लास्ट पे आ गए हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सेकंड लास्ट पे आ गए हैं, समझिए कि लास्ट ही है, लास्ट वाला में तो कुछ है ही नहीं। ये जैसे ये कह रहा है कि ये क्रोमोसोम है, पहले मैं लिख के बता देता हूँ, अब बहुत हम लोग के पास टाइम है। ये है क्रोमोसोम, क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक। ये है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, यहाँ पे जो एक रहती है उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहा जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्रोमोसोम्स है, इसको दोनों यदि सेम रहता है तो उसको सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाता है, और डिफरेंट होती है तो वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाती है। ये सब चीज़ जान लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगी समझने के लिए बात को। अब काफ़ी हम लोग करीब आ गए हैं, बहुत खुश हो गए हैं। You may recollect that the interface of the nucleus has a loose and intrinsic the network nucleoproteins fibers called chromatin। कहा क्या रहा है कि वो जो इंटरफेज न्यूक्लियस था उसको लूज होती है, और स्ट्रिंग नेटवर्क की तरह होती है, वो न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाती है, उसको क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वो जो एक तरह से समझिए कि ढेर सारे क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन एक प्रकार से क्रोमोसोम्स का एक यूनिट है, ठीक ना, वही कह रहा है। इंटरफेज न्यूक्लियस, जब इंटरफेज न्यूक्लियस में आती है, इंटरफेज कहने का मतलब क्या, कि एम फेज में जाके माइटोसिस हो गया है, उसके बाद वो अपने आप को डेवलप कर रही है, किस चीज़ के लिए, तो वो अपने आप को डेवलप कर रही है डिवीजन के लिए, कायरोकाइनेसिस के लिए, वो चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा है। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, सेल देखो कह दिया ना मैंने कि लेकिन डिफरेंट, जब तक वो डिवीजन नहीं हो रहा, जब तक वो क्रोमैटिन कहला रही है, लेकिन जैसे डिवीजन का टाइम आ रहा है उस समय वो शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, वो उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर शो कर देती है इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वो किस तरह का स्ट्रक्चर शो कर देती है, क्रोमोसोम की तरह कर देती है। क्रोमैटिन कंटेंस डीएनए, क्रोमैटिन के अंदर क्या रहती है, डीएनए रहती है, क्रोमैटिन कंटेंस डीएनए, याद रखिएगा, क्रोमैटिन के अंदर ही डीएनए होती है, क्रोमैटिन कंटेंस डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोप्रोटीन। ये देखिए, हाँ, जब हिस्टोन प्रोटीन्स यूकैरियोटिक्स में रहती है तो वो बेसिक होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होती है वो तो एसेटिक होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हम लोग में कैसा है, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन हम लोग में एसेटिक होती है, जो कि आल्सो RNA। a single human cells approximately 2 meters long, 3 like, हम लोग में DNA का लंबाई कितना होता है, तो 2 मीटर होता है, लेकिन टीचर एग्जैक्ट बता देंगे 2.2 मीटर होते हैं, लेकिन NCERT कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, तो ऑप्शन में 2 मीटर और 2.2 मीटर रहे तो किसको मारिएगा, तो 2 मीटर को मारिएगा। लॉन्ग 3D DNA डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द 46 क्रोमो
देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड द 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम होती है, क्रोमेटिन का ही ग्रुप से बना, और उसको अंदर क्या है डीएनए, वो हिस्टोन प्रोटीन्स को रखी हुई रहती है अपने अंदर। हिस्टोन प्रोटीन हम लोग में है तो वो बेसिक है, और प्रोकैरियोटिक में है तो एसेटिक है। और फिर बात किया जा रहा है तो कि वो 46 क्रोमोसोम होती है, यानी कि 23 पेयर होती है, और एक पेयर में एक डीएनए, एक पेयर में नहीं, एक पेयर में एक डीएनए, ये भी हो सकता है ना, लेकिन यही ना होता होगा, एक पेयर में एक डीएनए होता होगा, हाँ तो उतना डीएनए प्यूबिल नहीं, हमको लगता है पूरा, हाँ एक, हाँ वही होता है पूरा में, तो 23 डीएनए हम लोग के पास होते हैं। डीएनए यू विल स्टडी द डिटेल्स पैकिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इज क्लास 12। क्लास 12 में हम लोग पूरे तरीके से पैकिंग कैसे डीएनए होता है वो हम लोग 12th में देखेंगे। एवरी क्रोमोसोम विजुअल, प्रत्येक क्रोमोसोम विजुअल होती है ओनली डिवाइडिंग सेल्स। क्रोमोसोम बार बार क्रोमैटिन इसलिए बोला जा रहा था कि क्रोमैटिन हम लोग दिख रहा था, क्रोमोसोम दिखता ही नहीं था। क्रोमोसोम एक ही समय दिखता है जिस समय वो डिवाइड करती है, ठीक ना। इसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। जो ये प्राइमरी, ये इस तरीका की यहाँ पे एक ऐसे आ जाती है, काइनेटोकोर उसी को कहा जाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए काइनेटोकोर बाहर से है ना, ऐसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे चित्र से बना के, कि यहाँ पे इस तरीका का ऐसा आ जाते हैं ना तो उसको काइनेटोकोर कहा जाता है। लेकिन ये जो बीच में आके ऐसे करके, ऐसे होके इस तरीके से आके मिल रही है ना जिस पॉइंट पे, तो इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। और सेंट्रोमियर के बाहर ऐसे करके एक शीत टाइप का आ जाती है, उससे काइनेटोकोर कहा जाता है। तो सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर में कन्फ्यूज मत रहिएगा, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था, इसमें कन्फ्यूज आप लोग मत रहिए। तो सेंट्रोमियर प्राइमरी ऑन द साइड ऑफ द, देखिए साइड का रहा, ऑन द साइड में, ऑन द साइड विच डिस्क शेप्ड आती है, क्या आती है डिस्क शेप्ड आती है, उसको क्या कहते हैं काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं काइनेटोकोर कहते हैं। आर प्रेजेंट, हाँ जो कि फिगर में दिखा रहा है। सेंट्रोमियर होल्ड्स द टू क्रोमेटिड, देखिए सेंट्रोमियर है, इसको ऊपर होल्ड किए हुए दो क्रोमेटिड को किया हुआ, किए हुए कि नहीं। यदि जो सेम है तो वो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है, यदि जो डिफरेंट है तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगी। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, और ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, ठीक ना। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया इस तरीक़ा से। क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशंस ऑफ द सेंट्रोमियर। अब पोजीशन सेंट्रोमियर के पोजीशन के अनुसार से बांट दिया गया है कि कहाँ पे पोजीशन है तो कैसा होगा, शेप के अनुसार से कहने का मतलब। द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, कितने टाइप्स 4 टाइप्स में बांटा गया। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर एकदम बीचे बीच में रहता है, याद रखिएगा। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर बीचे बीच में रहता है, ये सब वही किया गया है। ये चारों है ना जो देख रहा है, ये मेटासेंट्रिक हो गया, पहला हो गया जो कि मेटासेंट्रिक हो गया। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर बीच बीच में होती है। हैज़ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ मिडिल सेंट्रोमियर्स, मिडिल में होते हैं सेंट्रोमियर्स, कहाँ पे होती है मिडिल्स में होती है। सेंट्रोमियर्स कहाँ पे होती है मिडिल्स में होती है, ठीक ना। ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए हम लोग को। सेंट्रोमियर्स तो मेटासेंट्रिक हो गया, जो कि दो इक्वल आर्म्स में बांट देती है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली एबव, थोड़ा सा ऊपर हो जाती है, देखिए थोड़ा सा नीचे ज़्यादा ऊपर कम है, तो स्लाइटली एबव कर जाती है मिडिल से कहाँ से ऊपर कर जाती है मिडिल से। दिस रिजल्ट को शॉर्ट एन आर्म हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है शॉर्ट एन आर्म हो जाती है ना। अच्छा जब करेंगे तो पूरा हो जाएगा ना, शॉर्ट एन आर्म हो जाती है। अच्छा तो उसको क्या कहा जाता है, वन इज लॉन्गर और वन इज शॉर्टर, एक छोटा हो जाती है एक बड़ा हो जाती है। देखिए ये एक छोटा हो रही है, एक छोटा हो रही है, एक ये देखिए बड़ा हो जा रही है। तो ऐसा स्थिति में उसको क्या कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। एंड द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, और जब क्लोज टू इट्स एंड आ जाए तो वैसा स्थिति में ये देखिए क्या हो जाता है क्लोज टू इट्स एंड, तो एक बहुत बड़ा हो जाता है एक बहुत छोटा हो जाता है, एक बहुत बड़ा हो जाती है एक बहुत छोटा हो जाती है, उसको टेलोसेंट्रिक कहा जाता है। क्रोमोसोम्स हैज टर्मिनल एंड्स, और ये एक में तो हो जाती है कि एकदम एंडिंग पे आ जाती है तो उसको आई शेप्ट कहा जाता है, और वो भी शेप्ट का स्ट्रक्चर की तरह ले लेती है, इसको आई शेप्ट कहा जाता है शायद से, इसको आई शेप्ट कहा जाता है, इसको भी शेप्ट कहा जाता है, इसको एल शेप्ट कहा जाता है, और इसको इस तरीक़ा से है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
सारा का सारा मैं बता दिया। एक बार रिवीजन करा दूं क्या? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादातर क्रोमैटिन होती है। क्रोमैटिन क्रोमोसोम एक ही बार दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? जब डिवाइड करती है। जो बाहर से आके सटती है, शीतला का स्ट्रक्चर होती है, शीतला का स्ट्रक्चर होती है, उसको उसको काइनेटोकोर कहते हैं। बीच में वो प्रेजेंट होती है, वो सेंट्रोमियर कहलाती है। सेंट्रोमियर ये बीच बीच में है प्रेजेंट, तो वो मेटासेंट्रिक कहलाएगी। और थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा ऊपर है, तो ऐसा स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों बराबर बराबर बढ़ती है। लेकिन ऐसा स्थिति में क्या होता है कि ये कम हो जाती है, ये ज़्यादा हो जाती है। और जिसके कारण अच्छा इसको में क्या होती है कि एक तो काफ़ी एकदम टर्मिनल एंड पे चली जाती है, एक में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, एक काफ़ी छोटा हो जाती है। इसमें एकदम ख़त्म हो जाती है इसमें देखिए। और ये आई शेप्ड होती है, ये वी शेप्ड होती है, ये एक एल शेप्ड होती है, और एक कोई और एक शेप होती है जो कि हमें याद नहीं आ रही। यह हो गया रिवीजन यहाँ से यहाँ तक के। ये रिवीजन हो गया कहाँ से कहाँ तक के, लेके यहाँ से लेके यहाँ तक के रिवीजन हो गया। समझे ना बात को? फिर ये बता ही दिया, ये बता ही दिया, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ मैं। एक एक चीज़ को मैं बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और ख़त्म भी अब होने वाला है। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम्स के पास नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी होती है, उसके पास नॉन स्टेनिंग होती है। नॉन स्टेनिंग कहने का मतलब कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं है, काइनेटोकोर वहाँ पे होता ही नहीं है, या सेंट्रोमियर होता ही नहीं है, तो वो कहाँ चली जाती है? कंस्ट्रक्शन लोकेशन, कॉन्स्टेंट लोकेशन पे चली जाती है। दिस गिव्स अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रैगमेंट्स दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट्स। उसी को सैटेलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट्स। इसमें देखिए सैटेलाइट्स का तो शो भी किया था कि कहाँ पे होती है सैटेलाइट्स। जैसे कहीं पे बना ही नहीं, तो देखिए ये हुआ, कहीं पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं, ये कंस्ट्रक्शन ही तो हो रही है इस तरीका का, अगर तो नहीं होती है मान लीजिए, तो कैसे सैटेलाइट ऊपर का से ये सैटेलाइट देखिए, ये फॉर्मेशन हो रही है सैटेलाइट्स का। ठीक, ये सैटेलाइट्स का फॉर्मेशन हो रही है। और वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जब दूसरे ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन का जब पहले कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ तो सैटेलाइट बन गया, लेकिन एक और तो ऐसे कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर दूसरा ऊपर से क्रोमोसोम आ रहा था, वहाँ पे भी नहीं हुआ, तो ऐसा स्थिति में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बन जाती है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होना। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, जो कि लास्ट टॉपिक है और लास्ट पेज भी है। माइक्रोबडीज। Many membranes bond minute vesicles called microbodies that contains various enzymes are present in the both plant cells and animal cells. ये माइक्रोबडीज होती है जो कि एक इंजाइम्स, वेरियस इंजाइम, बहुत प्रकार के इंजाइम्स अपने आप में रखती है, और ये सीक्रेट करती है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये मिनट रिसाइकल करने का मतलब कि इंपॉर्टेंट रिसाइकल्स है, ऐसा ही ऐसा मैं दिमाग में बैठाएगा। मिनट रिसाइकल मैंने 1 मिनट कुछ ऐसा कुछ करके। मिनट रिसाइकल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे मेम्ब्रेन को अपने आप में कंटेन करे और बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन करे, और वो दोनों में रिलीज करे, प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में कंटेन करे। कहिए तो कुछ कम समय है अभी, इसको अंदर मैं समरी को भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना। समरी क्या कह रहा है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी ऑर्गेनिज्म है जो कि मेड अप है, बनी हुई है किसी से? सेल से बनी हुई है। एंड एग्रीगेट्स द सेल्स एंड सेल इन शेप, साइज एंड एक्टिविटी फंक्शंस। सेल्स है जो कि सब चीज़ में वेरी करती है, शेप में भी, साइज में भी, और एक्टिविटी में, सारा चीज़ में वो फंक्शन में वेरी करती है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। ये किसी पर उपस्थिति और अनुपस्थिति पर भी बांटा गया, जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बात में कर रहा है। जैसे न्यूक्लियस का प्रेजेंसी और एब्सेंसी के अनुसार से अदर ऑर्गेनल्स सेल्स और डिफरेंट बताया गया। अदर ऑर्गेनल्स के अनुसार बताया गया कि प्लांट सेल में कौन ऑर्गेनल्स पाया जाएगा, एनिमल सेल में कौन ऑर्गेनल्स पाया जाता है। जैसे हम लोग सेंट्रोसोम्स, प्लास्टिड वाइक्यूल्स में इस सब में सब डिफरेंट किए थे हम लोग सेल्स। हेंस द ऑर्गेनल्स कैन बी नेम्ड एज द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। बहुत अच्छा, टाइपिकल यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक एक पैराग्राफ मैं इस पेन से कर लेता हूँ। टाइपिकली यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक यानी हमने सबके बारे में बता रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो कंसिस्ट करती है सेल मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। वो कंसिस्ट किससे कर रही है? सेल मेम्ब्रेन्स। ये टाइपिकली यूकैरियोटिक सेल्स consist of cell membrane and nucleus membrane, cytoplasm,
Plant cell have a cell wall outside the membrane. The plasma membranes selectively permeable and facilitate the transport of the several molecules. कह रहा है कि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट करती है, इधर से इधर एक्सचेंज करती है, वो सारे बात बता रहे हैं। द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स इंक्लूड ईआर। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन था? तो ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, सब ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग डिटेल से बात किए। ये लोग क्या था कि एक दूसरे पर डिपेंड होकर बात करती थी, काम करती थी। लेकिन फिर और नीचे था, और ऑर्गेनल्स परफॉर्म द डिफरेंट, ऑल ऑर्गेनल्स आर परफॉर्म डिफरेंट। समझे ना बात को? ऑर्गेनल्स आर परफॉर्म डिफरेंट्स, जिसको मैं कोई दूसरे पर नहीं कर रही थी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सब था जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट वर्क कर रही थी ना। परफॉर्म द वेसल बॉडी, सीलिया एंड फ्लेंजा। सीलिया एंड फ्लेंजा के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े। फैसिलिटेट द लोकोमोशंस, जैसे किस तरह से तैर रहा था फ्लूइड में। इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल्स आल्सो फॉर्म द स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियाई एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। It not only controls the activity and organs but also play a major heredity। बहुत अच्छा है, बात करता हूँ इससे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कंटेंस ट्यूबल्स और सिस्टर्नी। किधर की और सिस्टर्नी था, कैसे सिस ट्रांस सब बता दिया। दे आर टू टाइप्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा रही थी, और उसके बाद वो गोल्जी बॉडी को पहुंचा रही थी। गोल्जी बॉडी किस तरीके से उसको पैक कर रही थी, पैक करके वो आसानी से प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन प्रोड्यूस कर रही थी। गोल्जी बॉडी इज ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, पैरेलल होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो न्यूक्लियस से काफ़ी नज़दीक में रहती है। सब मैंने देखा था। कंपोज ऑफ द फ्लैट सेक्ट एंड द सिक्रीशन ऑफ द सेल्स और फैक्ट। ये सही में एकदम समरी की तरह होता है। देख रहे हैं, पूरे चीज़ को रिवाइज करवा रही है। द सिक्रीशन ऑफ द सेल्स आर पैक्ड। वो सिक्रीशन सेल्स होती है, सेल से जो सिक्रीशन करती है वो पैकिंग करने का काम करती है। कौन? गोल्जी बॉडी करती है। एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सेल्स, और पूरे कोशिका में दे देती है पूरे। एंड लाइसोसोम्स के बारे में कह रहे हैं। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होती है स्ट्रक्चर्स, और कंटेन इंजाइम्स करती है जो कि डाइजेशन में मदद करती है, जो कि एसेटिक होती है ना। ऑल टाइप्स ऑफ माक्रोमोलिक्यूल्स, वो माक्रोमोलिक्यूल्स को भी मदद करती है। राइबोसोम्स इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसाइज, एकदम से बात है। दीज आकर्स फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। वो आकर कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और एसोसिएटेड विद द ईआर, और एसोसिएटेड किससे करती है? ईआर से करती है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स टू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशंस। माइटोकॉन्ड्रिया मदद करती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में, और जनरेशन ऑफ एडेनोसिन एंड ट्राइफॉस्फेट्स। ये जब एटीपी होती है, एटीपी को अपने आप में रखती है, उससे वो प्रोड्यूस करती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब दे आर बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेन। वो बॉन्डेड डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन इज इनफॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कर रहा है। एंड सेवरल इज क्रिस्टाई क्या कर रहा था? इंक्रीजिंग सरफेस एरिया को कर रहा था। प्लास्टिड क्या? प्लास्टिड एक पिगमेंट है जो कि कंटेनिंग करती है ऑर्गेनल्स में, और फॉन्ट प्लांट सेल्स, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। देखिए ओनली लिख दिया। इन प्लांट सेल्स आर क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द सनलाइट एंड लाइट एनर्जी, या सनलाइट कह सकते हैं। इन इसेंशियल्स फोटोसिंथेसिस, उसको लिए काम इसेंशियल क्या? फोटोसिंथेसिस का। द ग्रेना इज ए, ग्रेना है। ग्रेना क्या है? ग्रुप ऑफ थैलोक्वाट्स फॉर्म होती है ग्रेना, और प्लास्टिड में, और वहाँ प्रेजेंट होती है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं, ये समरी है। वो पूरा चैप्टर को जो पढ़ लिए हैं उसको ये समरी, और जो मैं पढ़ाया हूँ वही चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, है ना। द ग्रीन प्लास्टिड्स आर द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शंस एंड द स्ट्रोमा आर डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा कैसे करता है? तो डार्क रिएक्शन कर रहा है, और स्ट्रोमा, और ग्रेना कैसे करता है? तो लाइट रिएक्शन करता है। देखिए पूरा हम लोग किताब पढ़ ली, पेज बाई पेज पढ़ ली, कहीं पे था ये डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रोमा है जो कि डार्क रिएक्शन करती है, स्ट्रोमा है जो कि डार्क रिएक्शन कर रही है, और ग्रेना होता है जो कि लाइट रिएक्शन करती है। द ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर द क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर प्लास्टिड वो क्लोरोप्लास्ट होती है विच कंटेन क्लोरोफिल, वेयर द अदर कलर प्लास्टिड, लेकिन जहाँ अदर कलर दूसरा कलर प्लास्टिड का है वो क्लोरोमोप्लास्ट का आती है। विच में कंटेन्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड जैंथोपिल्स।
द न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियस इनक्लोज्ड है किससे? न्यूक्लियस इनवेलप से, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। उसको बीच का जो स्पेस था 10 से 50 था, और पेरीन्यूक्लियर स्पेस कह रहे थे ना। द इनर मेम्ब्रेन स्पेस इनक्लोज द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमैटिन मटेरियल, दस द सेल स्ट्रक्चर्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। बताइए, एक पॉइंट ऐसा नहीं हो, खाली एक स्ट्रोमा ग्रेना वाला पॉइंट्स बीच में कहीं नहीं मिला। यही समरी पढ़ने का हम लोग का फायदा हुआ कि एक चीज़ हम लोग ज़्यादा जाना है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो एकदम पहला लाइन ही था, है ना। देखो पहला लाइन सबसे लास्ट लाइन लिख रहा है। इस प्रकार से ये चैप्टर बहुत 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 अच्छे तरीके से हम लोग को ख़त्म होता है, और सारा चीज़ कंप्लीट किया मैंने, समरी तक को मैंने कंप्लीट किया हूँ। और धन्यवाद। और यहाँ तक के, और आज मैं करूँगा, आप लोग ये नहीं देखिएगा कि व्यू के चलते मत पड़िएगा। आपसे मैं विनती करता हूँ, आप लोग एकदम सीक्वेंस आज मैं पूरा लेक्चर डाल दूँगा, पूरा लेक्चर मैं डालूँगा, 8-10 लेक्चर जितना पार्ट्स में बना वो सारा का सारा मैं डाल दूँगा, पार्ट बाई पार्ट करके। उसको आप लोग को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे में गलती नहीं है। मैं बहुत प्रयास कर रहा था कि एक वीडियो में बनाऊँ, मेरे में नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ बताइए आप, क्या मैं करूँ? कुछ उपाय हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। उसके बाद फिर अगला चैप्टर मैं देखता हूँ कल करके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।